नमस्कार दोस्तों। आइए सुने कहानी प्रत्यावर्तन, जिसकी लेखिका है मालती जोशी जी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने भावी विवाह को लेकर थोड़ा असमंजस में है और उसे बाद में क्या क्या पता चलता है और उस आधार पर वो क्या निर्णय लेती है, इस कहानी में हम सुनेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए सुने कहानी प्रत्यावर्तन। रिसेप्शन पर नाम देते हुए मन ज़रा काँपा ज़रूर था। एक बार सोचा भी कि कोई काल्पनिक नाम दे दूं, पर दूसरे ही क्षण वो विचार झटक दिया, यहाँ वैसे भी मुझे कौन जानता है। ये सोचकर मैंने मन को मजबूती से थाम लिया और अपना नाम लिखवा दिया। क्लिनिक की लोकेशन ही उसके महंगे होने का आभास दे रही थी। भीतर की साज सज्जा देखकर तो ये साबित ही हो गया। जहाँ वेटिंग रूम लिखा था वहाँ बाकायदा एक हॉल था। कोई आधा दर्जन सोफे और दर्जन भर कुर्सियाँ करीने से लगी हुई थीं। बीच बीच में छोटी छोटी मेज़ें पड़ी थीं जिन पर पत्रिकाएं करीने से सजी थीं। एक कोने में वाटर कूलर था, दूसरे कोने में टॉयलेट का दिशा निर्देश करती तख्ती थी। अपनी बारी का इंतजार करते हुए मैं एक सोफे में धंस गई और सामने पड़ी एक पत्रिका उठा ली। मेरी आंखें रंगीन पन्नों पर तैर रही थीं, पर मेरा दिमाग कहीं और था। मेरे यहाँ आने के औचित्य पर दिमाग बार बार सवाल कर रहा था। यदि मुझे आधा पौन घंटा और बैठना पड़ा तो शायद मैं भाग खड़ी होंगी, पर सौभाग्य से मेरा नाम जल्दी ही पुकारा गया। मिस अरुंधति शुक्ला। उस अजनबी वातावरण में अपना ही नाम इतना अपरिचित सा लगा कि क्षण भर तो समझ में ही नहीं आया। फिर सकपकाई सी मैं उठी और मैंने देखा दर्जन भर आंखें मुझे घूर रही हैं। कांपते कदमों से और धड़कते हृदय से मैंने केबिन में प्रवेश किया। अब तक तो बाहर की भव्यता से ही मैं अभिभूत थी, भीतर विराजमान सौंदर्य को देखकर तो मैं ठगी सी रह गई। पैर वहीं जम गए। बैठिए। कानों में जैसे मधुर घंटियां बज उठीं। किसी तरह अपने को समेटकर मैं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कहिए। फिर एक बार घंटियों का स्वर आया। उनकी आंखें भी मुझ पर टिकी हुई थीं। देखिए, संकोच मत कीजिए। ऐसे केसेस से तो मैं आए दिन मुखातिब होती रहती हूँ। ऐसे केसेस से मतलब? कोई अनमैरिड महिला जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है तो। ओह नो, मैं एकदम चिहकी। अब समझ में आया कि बाहर वे 2 दर्जन आंखें मुझे घूर क्यों रही थीं। मिस अरुंधति शुक्ला ने उनकी जिज्ञासा जगा दी थी। सॉरी, वैसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पेशेंट की हैसियत से थोड़े आई हूँ। दरअसल आपसे प्रश्न पूछने हैं। आप पत्रकार हैं? नहीं, हिंदी की प्रोफेसर हूँ मैं। फिर? उन्होंने प्रश्नार्थक नज़रों से मुझे देखा। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी शादी क्यों टूटी थी। उन्होंने घूर कर मेरी ओर देखा। मुझे डर हुआ कि वे कहीं आया को बुलाकर मुझे बाहर का रास्ता न दिखा दें, इसलिए मैंने तुरंत अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये बहुत पर्सनल प्रश्न है और मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। फिर भी अगर आप मेरी जिज्ञासा शांत कर सकें तो बहुत कृपा होगी। कारण जान सकती हूँ? मेरे लिए वहाँ से प्रस्ताव आया है। अब उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। मैंने कहा, इस समय मेरी उम्र 34 वर्ष है। इतना बड़ा जुआ खेलने से पहले जानना चाहती हूँ कि आप ये बाजी क्यों और कैसे हारी। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। वे धीरे से हंसकर बोली, मैं इसे बाजी हारना नहीं कहती। इट वॉज अ सक्सेसफुल रिट्रीट। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की। बोली, देखिए, ये मेरे काम का समय है। बाहर बैठे पेशेंट्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अगर 2 बजे तक रुक सकती हैं तो तफसील से बातें होंगी। तब तक आप चाहें तो थोड़ा घूम आएं या वेटिंग रूम में आराम करें। हम लोग ठीक 2 बजे मिलते हैं। वहीं बैठकर फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने की अपेक्षा मैंने शहर का एक चक्कर लगाना मुनासिब समझा। 1:45 बजे मैं क्लिनिक पर लौट आई। ठीक 2 बजे वे अपनी कैबिन से बाहर आईं। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वे बोलीं, चलें। उनकी कार में बैठकर हम लोग एक रेस्तरां में पहुंचे। टेबल शायद पहले ही बुक किया जा चुका था, क्योंकि हमें सीधे वहीं ले जाया गया। ये एकदम कोने वाली टेबल थी, जहां अपेक्षाकृत एकांत था।
उन्होंने इत्मीनान से खाना ऑर्डर किया और फिर बोली, सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि इस समय खाना हमारे लिए सेकेंडरी है, तो फौरन मुद्दे पर आया जाए। मैंने लक्ष्य किया कि वे बड़ी सहजता से आपसे तुम पर आ गई थीं, पर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि मैं उतनी बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकती थी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक पर्सनल प्रश्न पूछना चाहूँगी। इतने वर्षों तक तुम अनब्याही कैसे रह गईं? एनी स्पेसिफिक रीज़न? नहीं, कोई ख़ास कारण नहीं, सीधी सी कहानी है। एमए में थी तो पिताजी अचानक चल बसे। दोनों भाई विदेश में थे। वे सपरिवार आए और रस्में निपटाकर लौट गए। ये तय हुआ कि एमए के बाद मेरी शादी कर दी जाएगी, फिर वे लोग माँ को ले जाएंगे। फिर माँ बारी बारी से दोनों भाइयों के पास रहा करेंगी। पैतृक मकान बेच दिया जाएगा, आधा पैसा मेरे नाम और आधा माँ के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा। माँ के कानों में जब ये योजना की भनक पड़ी तो वे एकदम बिफर गईं। उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो वे पुश्तैनी मकान बेचेंगी और न इस उम्र में विदेश जाएंगी। जितने दिन जीना है इसी देहरी पर रहेंगी और यहीं प्राण छोड़ेंगी। भाई बेचारे पशुपेश में पड़ गए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं माँ के पास बनी रहूँगी, उनके रहते शादी नहीं करूँगी। इस बीच मेरी पीएचडी भी हो गई, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। भाई लोग भी यथाशक्ति भेजते ही रहते हैं। ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी, पर अचानक माँ को मेरी शादी की चिंता होने लगी। कहती हैं कि अब पता नहीं कितनी ज़िंदगी लिखा कर लाई हूँ, मेरे मरने के इंतज़ार में तो तुम बुढ़ा जाओगी, फिर तुमसे शादी कौन करेगा। अच्छा, तो इन लोगों से परिचय कैसे हुआ? अभी परिचय कहाँ हुआ है। माँ के सत्संग मंडल की एक आंटी उन लोगों से परिचित हैं। उन्होंने ही शायद मेरे बारे में बताया होगा, तो मिलने की इच्छा प्रकट की गई है। माँ तो एकदम उछल पड़ी थी, पर डाइवोर्स की बात सुनकर मैंने सोचा पहले थोड़ी छानबीन कर ली जाए, बाद में ऐसा न लगे कि इससे तो मैं अनब्याही ही भली थी। तो छानबीन कहाँ से शुरू की जाए? मैं तो यही जानना चाहूँगी कि ये शादी क्यों टूटी, कौन सा पक्ष ज़्यादा कसूरवार था। तब तक हमारा ऑर्डर आ गया। जब तक बैरा खाना लगाता रहा वे चुप बनी रहीं। उसके जाते ही बोली, कसूरवार कौन है ये तो तुम तय करोगी, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहूँगी। ये तो तुम हम लोगों के सरनेम से ही जान गई होगी कि हमारी जातियाँ अलग हैं। आजकल तो ऐसी शादियाँ आम हो गई हैं। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को महत्व देते हैं। हम दोनों के ही माँ बाप इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अशोक के घर में तो मेरा घोर विरोध हो रहा था। मुझे गुमनाम धमकियाँ भी दी गईं। मेरा रिकॉर्ड भी खंगाला गया ताकि अगर कुछ सनसनीखेज हाथ लगे तो उसे मेरे खिलाफ प्रचारित किया जा सके। ऐसे ख़राब माहौल में मेरे भैया भाभी देवदूत की तरह सामने आए। भाई चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। भाभी ने कहा, अगर सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो। शुरू शुरू में थोड़ा हंगामा होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता भी है। साल 2 साल में माँ बाप पसीज ही जाते हैं और बच्चों को अपना लेते हैं। मैंने कहा, मेरे यहाँ तो ऐसा ही हुआ। साल भर बाद ही मम्मी डैडी ने मुझे घर बुलाना शुरू कर दिया। पर अशोक के घर, खैर, शादी का किस्सा सुनो। शादी हमने रजिस्टर्ड की, फिर मंदिर में भी फेरे लिए। भैया भाभी और हम लोगों के कुछ मित्र, बस इतने ही लोग उपस्थित थे। शादी के बाद भैया ने हमारे हाथ में गोवा के टिकट थमा दिए। बोले 8-10 दिन घूमाओ, तब तक यहाँ माहौल कुछ ठंडा हो जाएगा। वहाँ से लौटकर आप किसके यहाँ गईं, अपने या डॉक्टर साहब के यहाँ? हमें पता था कि शादी के बाद दोनों ही घरों में हमारा प्रवेश वर्जित हो जाएगा, इसलिए हमने पहले ही एक फ्लैट बुक कर लिया था। हमारे लौटने तक भाभी ने उसे चकाचक तैयार कर दिया। ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करा दी थी, इसलिए हमें आते ही नून तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। हनीमून का हंग आफ्टर हम अच्छे से एंजॉय कर सके। लंबी छुट्टी के बाद जिस दिन हम ज्वाइन करने वाले थे, सुबह सुबह अशोक ने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया। बोले, चलो पहले चलकर मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, वे लोग कितना नाराज़ हैं जानते हैं ना? तो क्या हुआ, माँ बाप तो नाराज़ होते ही रहते हैं। हमने नाराज़ किया है तो हम ही मना भी लेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था।
पर दाम्पत्य की शुरुआत में ही मैं किसी तरह की कड़वाहट नहीं घोलना चाहती थी, इसलिए धड़कते दिल से ही सही पर साथ चल दी। वे लोग लॉन में बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। हमने पापा जी के पैर छुए। वे प्रस्तर मूर्ति की तरह बैठे रहे। ना उन्होंने आशीर्वाद दिया और ना ही कुछ बोले, पर ये जैसे ही मम्मी के चरणों में झुके, उन्होंने खींच कर एक चांटा रसीद कर दिया। क्या बात करती हैं? सच कह रही हूँ। फिर मेरी ओर इशारा करके बोली, इस चुड़ैल के साथ यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उसके बाद जिन शब्दों से उन्होंने मुझे नवाजा, उनका तो मैं उच्चारण भी नहीं कर सकती। आज भी जब वो प्रसंग याद आता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अपमानित होकर लुटे पिटे से हम लौट आए। कितने ही दिनों तक हम एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। अपमान का दंश इतना तीखा था कि हमें सामान्य होने में एक अरसा लगा। तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? अनुराधा जी ने पूछा। नहीं, बल्कि मुझे तो संकोच हो रहा है कि ये दुखद प्रसंग आपको फिर से याद दिला रही हूँ। याद तो उनकी दिलाई जाती है जो बातें हम भूल जाते हैं। ये प्रसंग तो मेरे मन पर इतने गहरे अंकित हो गए हैं कि भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बमुश्किल तमाम मैं उस घटना से उबर पाई थी, पर अशोक शायद कभी उबर ही नहीं पाए। उनके लिए ये धक्का बहुत ज़बरदस्त था। माँ के बड़े लाडले थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे सहज ही उन्हें क्षमा कर देंगी, पर इस विश्वास को ज़बरदस्त आघात पहुँचा। उससे वे एकदम विचलित हो गए। एक नया ही रूप उनका सामने आया। विवाह के समय जो बागी तेवर उन्होंने दिखाए थे, उनके पुनः दर्शन कभी हुए ही नहीं। अब मेरे सामने जो व्यक्ति था, वो आत्मग्लानि से भरपूर, अपराध बोध से ग्रस्त इंसान था। बार बार कहते, मैंने मम्मी के अरमानों का कचरा कर दिया। उनका नाराज होना स्वाभाविक है। तीज त्योहारों पर घर की याद से व्याकुल हो जाते। राखी पर बिसूरते रहते कि 3-3 बहनों के होते हुए भी मेरी कलाई सूनी है। संकोच के मारे मैं भी अपने भैया को राखी नहीं बांधती ताकि उन्हें बुरा ना लगे। साल भर बाद मेरे माता पिता थोड़े पिघले और मेरा घर आना जाना शुरू हो गया, पर निमंत्रणों के बावजूद ये कभी मेरे घर की देहरी नहीं चढ़े। कहते, जिस दिन मेरे घर में तुम्हारा स्वागत होगा, तभी से मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। फिर एक दिन खबर आई कि पापा जी को कैंसर हो गया है। ये एकदम बेचैन हो उठे। मैंने कहा, परेशान होने की क्या बात है? बेटे की हैसियत से ना सही तो डॉक्टर की हैसियत से चले जाओ। जो बन पड़े सेवा करो। पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। बस बार बार बिसूरते रहे कि मैं ही पापा के इस कष्ट का कारण हूँ। इस तरह अपने साथ मुझे भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हम लोग पापा जी के स्वास्थ्य को लेकर आशंकित तो थे, पर अंत इतना निकट होगा ये नहीं सोचा था। एक दिन मम्मी जी का फ़ोन आ ही गया कि वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने कहा, अब तो कोई दुविधा ही नहीं है, फौरन चले जाओ। क्यों, तुम नहीं चलोगी? मेरे लिए तो बुलावा नहीं आया है। वे एकदम झल्ला पड़े। तुम्हारे लिए क्या अलग से निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ेगा? उस घर में मेरा जैसा स्वागत हुआ था याद है ना? हम लोग घर नहीं अस्पताल जा रहे हैं, और क्या ऐसे समय भी तुम अपना मान सम्मान भूल नहीं सकती? बहस करना फिजूल था, बल्कि मुझे तो डर हो गया कि अगर इस बहसबाजी में पापा जी के प्राण पखेरु उड़ गए तो अशोक तो क्या, मैं भी अपने को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बेमन से ही सही, मुझे साथ जाना ही पड़ा। इन्होंने हौले से कमरे के द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा धीरे से खुला। उस हल्की सी फाँक से मम्मी जी ने बेटे को देखा और हाथ बढ़ाकर अंक में भर लिया। बाहों में घेर कर वे उन्हें भीतर लेवा ले गईं। जाते समय धीरे से दरवाज़ा ठेल गईं। मैं पशुपेश में दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जानबूझकर अनदेखा किया गया था या मुझे देखा ही नहीं। इसी कारण भीतर जाते भी संकोच हो रहा था। सोच रही थी कि अभी अशोक आएंगे और मुझे कमरे में लिवा ले जाएंगे। इसी आशा में द्वार पर खड़ी रही जब तक कि मेरे पैर जाम नहीं हो गए। फिर हार कर बरामदे में पड़ी बेंच पर बैठ गई। सोच रही थी कि अशोक या तो मुझे कमरे में ले जाएं या घर जाने के लिए कह दे। इस तरह मेरा तमाशा तो ना बनाए। कमरे में आवाजाही बराबर बनी हुई थी। उन लोगों में अशोक की बहनें भी होंगी, पर उन लोगों ने मेरी ओर देखा तक नहीं। बात करना तो खैर दूर की बात थी। जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया
तो मैं उठ खड़ी हुई। गनीमत थी कि गाड़ी की चाबियां मेरे पास थीं। आते समय ये इतने नर्वस थे कि ड्राइव करने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं ही गाड़ी चलाकर लाई थी। घर आकर मैंने सामान समेटा और पापा के घर आ गई। आते समय एक चिट्ठी छोड़ आई थी। आज पक्का एहसास हो गया कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। आज से मैंने तुम्हें आज़ाद किया। डिवोर्स पेपर पर जब चाहो आकर साइन ले लेना। उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, जिंदगी में उन्होंने एक ही बार तो हिम्मत दिखाई थी, जब घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो स्पार्क फिर कभी नजर नहीं आया। अब तो पिता की मृत्यु के लिए भी वे खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं और शायद जिंदगी भर प्रायश्चित करते रहेंगे। कहानी खत्म हो गई थी और लंच भी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था और एक असहज मौन हम दोनों के बीच पसर गया था। बैरा प्लेटें उठाकर ले गया। फिंगर बाउल्स में हमारे हाथ भी धुल गए। फिर उन्होंने पूछा, आइसक्रीम तो लोगी ना? और मेरे कुछ कहने के पहले ही ऑर्डर दे दिया। एक पर्सनल बात पूछूं? मैंने डरते डरते कहा। वे हंस दी। इतनी देर से हम क्या राजनीति पर चर्चा कर रहे थे? नहीं, ये बात ज़रा ज़्यादा पर्सनल है। आप लोगों की शादी कोई 3-3.5 साल तो चली होगी। 38 months टू बी प्रिसाइज। अच्छा, तो आप लोगों ने बेबी के लिए नहीं सोचा? नहीं, हम लोग ठीक से सेटल ही नहीं हो पा रहे थे, मेंटली भी और प्रोफेशनली भी। इसीलिए बच्चे की प्लानिंग टलती ही रही। अब सोचती हूँ ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चा होता तो इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ नहीं पाती शायद। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरे मन में बड़ी दुविधा है। आपका तो प्रेम विवाह था, फिर भी नहीं चला। यहाँ तो प्रेम रेम का कोई चक्कर ही नहीं है। मैं आपकी तरह सुंदर भी नहीं हूँ। कैसे निभेगी? अरे खूब निभेगी। तुम्हारे पास 2 प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो तुम उनकी सजाती हो, दूसरे थ्रू प्रॉपर चैनल गृह प्रवेश करोगी। एक बात और, डॉक्टर लोग अक्सर जीवन साथी के रूप में डॉक्टर ही चुनते हैं। कहते हैं इससे आपसी समझ बनी रहती है। मुझ जैसी हिंदी वाली के साथ वे तालमेल कैसे बिठाएंगे? तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि तुम डॉक्टर नहीं हो। माता श्री की लेडी डॉक्टर्स के बारे में जो राय है ना, मैं माता श्री के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि अब से तुम्हें माताजी के बारे में ही सोचना है, क्योंकि वे ही पूरे परिवार के लिए सोचती हैं। बाकी सबके दिमाग कुंद जो हो गए हैं। मानसिक रूप से ऐसा पंगु परिवार तुमने दूसरा नहीं देखा होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? अब और क्या पूछूं? आपने तो मेरे सारे प्रश्नों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब आप ही बताइए, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? इट इज़ योर लाइफ बेबी, और जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें बरगला रही हूँ या इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। तुम इतनी दूर से चलकर मेरे पास आई, बड़े अपनेपन से, बड़े विश्वास के साथ तुमने मुझसे कुछ पूछा, तो सच बोलना तो मेरा फ़र्ज़ था। बेरा बिल लेकर आ गया था। टिप के साथ बिल की रकम अदा करते हुए वे उठ खड़ी हुई। चले? तुम्हें कहाँ छोड़ना होगा? कार स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूछा। वहीं जहाँ से चले थे। मतलब? उन्होंने प्रश्नवार्थक नज़रों से मेरी ओर देखा। हम दोनों की नज़रें मिलीं और उन्हें जैसे सब कुछ समझ में आ गया। फिर एक हंसी का दौरा सा हम पर पड़ा और सारी धुंध छट गई। मन एकदम हल्का हो गया। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी प्रत्यावर्तन। तो देखा दोस्तों, किस तरह एक लड़की के मन में अपने भावी विवाह को लेकर कितनी चिंताएं, आशंकाएं और प्रश्न होते हैं, क्योंकि उसी पर उसके भावी जीवन की खुशियां निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और कथावाचन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।